हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 8 के बारे में, जिसका नाम था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर जो था उसके अंदर हमने देखा था कि जो क्रॉप्स होती हैं वो क्या होती हैं, क्रॉप्स के टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, कितने तरह की क्रॉप्स होती है, कब उनको सो किया जाता है, कब उनको उगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि क्रॉप्स जो होती है उनको उगाने के लिए कैसे फील्ड्स जो होते हैं उसको मैनेज किया जाता है, कैसे सॉइल प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, उसके बाद कैसे सीड्स जो होते हैं वो उसके अंदर डाले जाते हैं यानी सो किए जाते हैं। उसके बाद इरिगेशन क्या होता है, ठीक है ना, मतलब पानी कैसे दिया जाता है उन प्लांट्स को ताकि वो जल्दी ग्रो करें। ये सारी चीजें जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इसके रिमेनिंग पार्ट के बारे में, जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कि कैसे एक प्लांट जो है उसको दूसरे इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं, उनसे बचाया जाता है। कुछ वीड्स होती हैं, वीड्स का मतलब क्या होता है, कुछ हार्मफुल प्लांट्स होते हैं जो कंपीट करते हैं क्रॉप प्लांट्स के साथ न्यूट्रिशन के लिए, उनको हमें फील्ड से निकालना जरूरी होता है। तो उन प्लांट्स को कैसे निकाला जाता है, प्लस जब एक बार क्रॉप प्रोडक्शन हो जाता है, जब हमें हमारी क्रॉप्स मिल जाती हैं, तो उनको स्टोर कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। देखिए, क्लास 8 बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए ये जो फार्मर है ये कुछ केमिकल स्प्रे कर रहा है ताकि जो अनडिजायर्ड प्लांट्स जो हैं, जिनको हम वीड्स कहते हैं, उनको हटाया जा सके। इसके बारे में आगे आज ही बात करेंगे। देखिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स से प्रोटेक्शन क्या होता है। कुछ क्रॉप्स जो होती है ना, उनके साथ क्या होता है, कुछ अनडिजायर्ड प्लांट्स भी उग जाते हैं। अनडिजायर्ड प्लांट्स जो होते हैं वो भी क्रॉप फील्ड्स में ग्रो कर जाते हैं। उन प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं। उन्हें हमारे फील्ड से हटाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रिशन जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से, जिसके कारण क्या होता है, जो क्रॉप्स प्लांट्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन ढंग से नहीं मिल पाता। इनका तो हमारे लिए कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। तो वीड्स जो होती है ना, उनका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, तो ये हमारे लिए एक तरीके से अनडिजायर्ड प्लांट हो गए। लेकिन वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं सॉइल से, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारी क्रॉप्स के प्लांट्स जो है उनको सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, इसलिए इनको हटाना जरूरी है। तो देखो, वीड्स क्या होती है। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। ठीक है, नेचुरली वो ग्रो कर जाते हैं कई बार। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। करेक्ट। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, यानी कि वीड्स को रिमूव करना उसको वीडिंग कहते हैं। करेक्ट। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंपीट विद क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, इवन वो स्पेस भी तो घेरते हैं ना, एंड लाइट। ठीक है, दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। और अब जो न्यूट्रिशन है, वाटर है, स्पेस, अगर वो वीड्स ले लेंगे तो हमारी क्रॉप्स को नहीं मिलेगा ना ये सब। ठीक है, इसीलिए क्रॉप्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ कम हो सकती है। Some weeds interfere even the harvesting and may be poisonous for animals and human beings। कुछ weeds ऐसे भी होती है जो कि हार्वेस्टिंग में क्या करती है, दिक्कतें यानी कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, और अगर ह्यूमंस या कोई अदर एनिमल्स उनके कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए पॉइजनस भी हो सकती है। ठीक है, पॉइजनस जैसे उनके अंदर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो स्किन के ऊपर इचिंग पैदा कर सकते हैं। ठीक है ना, इचिंग हो गई, ठीक है, स्किन के ऊपर क्या हो सकता है, जलन पैदा कर सकते हैं, तो पॉइजनस हो सकती है। और अगर इवन कोई एनिमल उनको खा ले तो उसको बीमार भी कर सकते हैं। तो वीड्स जो होती है, कुछ वीड्स बहुत ही ज्यादा क्या होती है, खतरनाक हो सकती है। देखिए, फार्मर्स एडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। यानी कि फार्मर्स जो है उन्होंने बहुत सारे तरीके जो है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के वेज जो है वो एडॉप्ट किए हैं ताकि वो वीड्स को हटा सके अपने खेत से या अपने फील्ड से। The best time for the removal of weed is before they produce flowers and seeds। अगर हमारे पास जो क्रॉप फील्ड है उसके अंदर हमने कुछ वीड्स देखी, तो उन वीड्स को हटाने का सबसे सुटेबल टाइम कौन सा होगा, वो टाइम होगा जब तक उन्होंने फ्लावर्स और सीड्स बनाने स्टार्ट नहीं किए। अगर उन्होंने एक बार फ्लावर्स और सीड्स बना लिए तो वो सीड क्या होंगे, अलग अलग जगह फैल जाएंगे हमारे फील्ड में, और उन सीड से नए वीड्स भी तो उग सकते हैं, नए वीड्स भी तो ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए उन वीड्स को पहले ही हटा दो, वो फ्लावर और सीड प्रोड्यूस करे उससे पहले वीड्स को हटा दिया जाता है, तो वो सबसे सुटेबल टाइम है। ठीक है, मैन्युअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय uprooting और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि क्या किया जाता है, जैसे कोई एक प्लांट है, प्लांट ये मान लो ये वीड, ये वीड प्लांट है, यहां इसकी रूट्स है, तो क्या किया जाता है,
इस प्लांट को हटाने के लिए जस्ट रूट के पास से इसको कट कर दिया जाता है। टाइम टू टाइम इसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है। यहां से कट कर दो, इस जगह से कट करके इस पूरे प्लांट को हटा दो यहां से, ठीक है। ये मैनुअल रिमूवल हो जाता है कि एक मैन जो होता है वो क्या करता है, यहां से इस प्लांट को पकड़ता है, नीचे से इसको कट करता है रूट के ठीक पास से और हटा देता है इसको। तो क्या होगा सर, ये फिर ग्रो कर जाएगी क्योंकि रूट्स तो अभी भी सॉइल के अंदर है, तो इसको फिर हटा दो। तो टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, हमें वीड्स को हटाना पड़ता है, ठीक है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी जो होता है ना, वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या किया जाता है, हटाया जाता है इन वीड्स को। ये कुछ ऐसा दिखाई देते हैं, ये कुछ ऐसी होती खुरपी, यू, ठीक है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे जल्दी से कट कर देते हैं प्लांट को, करेक्ट, यस सर। आगे देखिए, the weeds are also controlled by using certain chemicals that are called weedicides। तो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको अगर हम वीड्स पे डाल देते हैं तो वीड्स प्लांट्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ऐसे केमिकल्स को हम वीडिसाइड्स कहते हैं, जो वीड्स को क्या करते हैं, खत्म करने का काम करते हैं, बट दे नॉट इफेक्ट क्रॉप प्लांट्स। लेकिन वो क्रॉप्स जो होते हैं उन प्लांट्स पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। लाइक 2,4-D एक केमिकल है, एक वीडिसाइड है 2,4-D, इसकी फुल फॉर्म होती है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है ना। आप शॉर्ट में 2,4-D याद रखिए। केमिकल होता है जो एक वीडिसाइड है, ठीक है ना, यानी कि क्या करेगा, ये वीड्स को खत्म करेगा। These are sprayed in the fields to kill the weeds। ये क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है फील्ड्स के अंदर ताकि वीड्स जो है वो सारी की सारी खत्म हो जाए। They do not damage the crops। ये क्रॉप्स प्लांट को डैमेज नहीं करता है। देखो यहाँ पर एक फार्मर है जो ये वीडिसाइड्स जो है, ये केमिकल्स जो है ये स्प्रे कर रहा है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। तो ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, ठीक है ना। ये वीड्स के लिए तो हार्मफुल होते हैं, इवन हमारे लिए भी कई बार क्या होता है, केमिकल हार्मफुल हो सकते हैं। सो दे शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। इसीलिए इन केमिकल्स का यूज जो है बहुत केयरफुली करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड द माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग द स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। यहां पर क्या किया जाना चाहिए, माउथ और जो नोज है, ठीक है ना, उसको कपड़े से या मास्क से कवर किया जाना चाहिए। देखो जैसे इसने कवर किया हुआ है, करेक्ट, इसने कवर किया हुआ है, और ताकि क्या हो, कवर करने के बाद क्या होगा, जो स्प्रे किया होगा वो केमिकल हमारे नोज में या माउथ में हम इनहेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये अंदर जाता है हमारी बॉडी के अंदर तो ये हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको स्प्रे कैसे किया जाता है, देखो पीछे की तरफ एक छोटा टैंक होता है, ये छोटा टैंक होता है। यहां पर क्या किया जाता है, इन केमिकल को वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाता है। वाटर के साथ मिक्स करने के बाद आगे क्या लगा होता है, आगे एक पाइप लगा होता है जिससे कि स्प्रे कर देते हैं हम पूरे फील्ड के अंदर इन केमिकल्स, ठीक है। हालांकि यहां देखो, यहां एक फार्मर ने, देखो यहां बिल्कुल भी नीचे की तरफ क्या है, शूज वगैरह नहीं पहने हुए, लेकिन फार्मर्स जो है जब वो वीडिसाइड स्प्रे करते हैं तो उनको अपने पांव जो है वो भी कवर्ड रखने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हम हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग क्या होता है, देखिए, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी कि जब एक क्रॉप प्लांट मैच्योर हो जाता है तो उस प्लांट को कट करना, उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है ना। हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, या तो कोई जो प्लांट है उसको सीधे क्या करेंगे, पुल आउट कर देंगे, यानी कि उसको खींच करके बाहर निकालेंगे विद रूट, ठीक है ना। अगर वो छोटा प्लांट है तो हम रूट के साथ ही खींच करके बाहर निकाल देंगे, या फिर ठीक है, और हम क्या करेंगे, उसको जमीन से ही काट करके अलग कर लेंगे, ठीक है। रूट भले अंदर रह जाए लेकिन हम क्या करेंगे, ग्राउंड के पास से ही उस प्लांट को कट कर देंगे। It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature। यानी कोई भी सीरियल क्रॉप्स होते हैं जैसे व्हीट हो गए, राइस हो गए, तो उन प्लांट्स को मैच्योर होने के लिए 3 to 4 मंथ चाहिए होते हैं। 3 to 4 मंथ के बाद जब उनके ऊपर ग्रेन्स आ जाता है, ठीक है ना, जो व्हीट ग्रेन्स हैं, राइस ग्रेन्स आ जाते हैं, तो हम उन प्लांट्स को क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। Harvesting in our country is either done manually by sickle or by the machine is called harvester। यानी कि मैन्युअली, यानी कोई अगर फार्मर जो है अगर वो करता है हार्वेस्टिंग, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी हेल्प से उसे कट किया जाता है, जिसको हम सिकल बोलते हैं। सिकल क्या होता है, सिकल इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज जस्ट लाइक अ कॉमा शेप, दैट इज थोड़ा सा और सही बनाता हूं मैं, दैट इज अ सिकल, ठीक है। ये सिकल होता है जिसको यहां से पकड़ा जाता है, और ये वाला पोर्शन जो होता है वो बहुत शार्प होता है, तो इस पोर्शन से क्या किया जाता है, कट किया जाता है किसी प्लांट को। और
मशीनरीज भी आती हैं, कुछ मशीन जो होती है जिनको हम हार्वेस्टर मशीन कहते हैं, उनकी हेल्प से भी क्या किया जाता है, कट किया जाता है प्लांट्स को जब वो मैच्योर हो जाते हैं। In the harvested crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. That process is called threshing. अब जो प्लांट हमने बाहर निकाला है, जो प्लांट हमने फील्ड से अलग किया है, उस प्लांट से हमें ग्रेन्स भी तो अलग करने हैं, उस प्लांट से क्या करना है, ग्रेन्स भी तो अलग करने हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं, तो हम थ्रेशिंग कहते हैं। देखो यहां पर एक मशीन दिखा रखी है जो ये काम कर सकती है। देखो, दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन इज कंबाइंड। ये मशीन होती है जिससे हम थ्रेशिंग कर सकते हैं, विच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज द थ्रेशर। ये हार्वेस्टर की तरह भी काम कर सकती है, यानी कि प्लांट्स को भी अलग कर लेती है, प्लस ये थ्रेशर की तरह काम कर सकती है, यानी कि उन प्लांट्स से ग्रेन्स को भी अलग करवा देती है। ठीक है, इसको हम कंबाइन बोलते हैं मशीन को। अब बात करते हैं, जब यहाँ हम प्लांट्स जो होते हैं उनको कट करते हैं, उनसे ग्रेन्स अलग करते हैं, यानी कुल मिलाकर के हमने क्या किया, प्रोडक्शन करवा दिया ग्रेन्स का या सीरियल्स का, अनाज का प्रोडक्शन करवाया, तो क्या होता है, लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खुशियां मनाते हैं, क्योंकि उनके इतने समय की जो मेहनत है वो आखिरकार रंग लाई है। तो क्या किया जाता है, यहाँ पर जब खेतों में कटाई की जाती है, जब क्रॉप फील्ड्स में जो है प्लांट्स कट करते हैं, तो लोग जो है वो खुशियां मनाते हैं। तो कुछ फेस्टिवल्स भी होते हैं हमारे इंडिया के अंदर जो ऐसे मौकों पर मनाए जाते हैं। उन फेस्टिवल्स के नाम देखिए, स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन्स आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवन्या एंड द बिहू। ये ऐसे अलग अलग जो है कुछ फेस्टिवल्स के नाम है जो हमारे इंडिया के अलग अलग एरियाज के अंदर जब हार्वेस्टिंग की जाती है तब ये मनाए जाते हैं। करेक्ट। आगे स्टोरेज, जब हमने एक बार प्लांट से ग्रेन्स अलग कर लिए हैं तो उनको स्टोर करना बहुत जरूरी है, और स्टोर करने के साथ साथ, ठीक है ना, उनको छोटे छोटे इंसेक्ट्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, कुछ एनिमल्स जस्ट लाइक अ रैट, उनसे भी बचाना जरूरी होता है, क्योंकि वो सब क्या करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। किनको, सीरियल्स को। देखिए, इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, rats and the other microorganisms. Microorganisms क्या होता है? Microorganisms are those organisms which are very small in size. Even हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की भी जरूरत पड़ सकती है कई बार, उनको माइक्रोऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जस्ट लाइक सम फंगस, ठीक है ना, सम बैक्टीरिया एक्सेट्रा। तो क्या होता है, उनको जो अगर हमने जो भी सीरियल्स वगैरह जो है वो हमने प्लांट से ऑब्टेन किए हैं, उनको स्टोर करके लंबे समय तक स्टोर करके अगर रखना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मॉइस्चर से बचाना पड़ेगा, क्योंकि मॉइस्चर में क्या होता है, सीरियल्स खराब हो जाते हैं। इंसेक्ट से बचाना पड़ेगा, रैट से बचाना पड़ेगा, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनसे भी बचाना पड़ेगा। द हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव अ मोर मॉइस्चर। जैसे हमने रिसेंटली अभी अभी कुछ ग्रेन्स जो है अलग किए हैं प्लांट से, जैसे मान लो व्हीट है या राइस है, वो अलग किए हैं हमने, तो उनके अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होती है, तो उनको स्टोर करने से पहले उनका मॉइस्चर जो होता है वो खत्म करना होता है, इसीलिए पहले उनको सुखाया जाता है, अच्छे से ड्राई किया जाता है। If a freshly harvested grain seeds are stored without drying, यानी कि ड्राई करना जरूरी है। अगर हमने ड्राई नहीं किया, उससे ड्राई करने से पहले ही, मतलब बिना ड्राई किए अगर उनको स्टोर कर दिया, दे मे गेट स्पॉइल्ड, वो खराब हो जाएंगे, और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स, और बहुत सारी ऐसी फंगस होती है जो मॉइस्चर में ग्रो करती है, तो अगर सीरियल्स में मॉइस्चर होगी तो वहां फंगस भी ग्रो कर जाएगी और हमारा सारा सीरियल खराब हो जाएगा, अनाज खराब हो जाएगा। ठीक है, टू मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज फॉर जर्मिनेशन, फिर हम उन सीड्स का यूज नहीं कर पाएंगे, वो सीड्स जो है वो आगे जर्मिनेट होकर नए प्लांट्स नहीं बना पाएंगे, तो इसीलिए इसको ड्राई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद देखिए, फार्मर्स स्टोर द ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स, यानी कि जो फार्मर्स होते हैं उनको ग्रेन्स को जूट बैग में या मेटालिक बिन्स जो होती है, मेटल्स के जो बॉक्सेस होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। However, the large scale storage of grain is done in silos and the granaries to protect them pests like rats and insects. ये जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स जो होते हैं वो तो है, वो जो फार्मर्स हैं वो कुछ छोटे लेवल पर उनको स्टोर कर रहे हैं, लेकिन अगर बहुत बड़े लेवल पर अगर हमें स्टोर करना है ग्रेन्स को, तो हम कुछ चीजें यूज करते हैं, साइलस एंड द ग्रैनरीज। ये देखो, ये साइलस है, ये इतने बड़े बड़े टैंक्स लाइक स्ट्रक्चर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, इनके अंदर बहुत सारे सीरियल्स जो होते हैं वो स्टोर करके रखे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, कंटेनर टाइप के होते हैं, ठीक है ना, कैसे, जस्ट लाइक एक पूरा घर ले लो आप,
ठीक है ना, एक पूरा हाउस, इतने बड़े हो सकते हैं ये, ठीक है। इनके अंदर क्या किया जाता है, बहुत बड़े लेवल पर जो सीरियल्स होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं। फॉर स्टोरिंग अ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन अ बिग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल्स treatments are required to protect them from pests and the microorganisms। जब हम बड़ी क्वांटिटी में, इतनी बड़ी क्वांटिटी में क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं कुछ ग्रेन्स को, तो ये भी बहुत जरूरी है कि यहाँ पर ये जो ग्रेन्स है या अनाज है, सीरियल्स है, वो खराब ना हो। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, पेस्ट से बचाने के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो भी डाले जाते हैं ताकि वो खराब ना हो, ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर अटैक ना करे। देखो पेस्ट क्या होता है, पेस्ट्स आर सच स्मॉल ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन हार्म और ग्रेन्स और क्रॉप्स और सीरियल्स, पल्सेस एक्सेट्रा, वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हम पेस्ट बोलते हैं, करेक्ट। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कुछ फंगस, कुछ बैक्टीरिया जो कि हमारे क्रॉप्स जो है उनके सीरियल्स को नुकसान पहुंचाएगी। तो यहाँ कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो भी लिए जाते हैं, कुछ केमिकल डाले जाते हैं ताकि ये खराब ना हो। अगर घरों में हम बात करते हैं, घरों के अंदर अगर हमें जो ग्रेन्स हैं उनको सड़ने से बचाना है या खराब होने से बचाना है, तो हम क्या करते हैं, ड्राइड नीम लीव्स जो होती है, जो सूखी नीम की पत्तियां जो होती है वो हम यूज कर सकते हैं। देन ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, ठीक है। देखिए फूड फ्रॉम एनिमल्स, अभी तक तो हमने ये बात की थी कि प्लांट्स जो होते हैं उनसे फूड कैसे कैसे मिलता है, ठीक है। अब हम ये भी बात करेंगे थोड़ा सा कि एनिमल्स जो होते हैं वो भी फूड कैसे प्रोवाइड करवाते हैं हमें, ठीक है। तो आप कुछ एनिमल्स के बारे में सोच सकते हैं जिनसे हमें फूड मिलता है, ठीक है। आप बोल सकते हो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें एग्स मिलते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनसे मीट मिलता है, फिर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनसे मिल्क और दूसरे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। कई जगहों पर फिशेस जो होती हैं वो एज अ फूड खाई जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, एनिमल्स जो होते हैं उनसे भी अलग अलग तरह के फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मिलते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज का मतलब होता है जो समुद्र के आसपास वाले एरियाज जो है वहां, कंज्यूम फिश एज द मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। तो जो समुद्र के आसपास वाले इलाके में रहते हैं, ठीक है, तो उन जगहों पर फिश जो होती है वो उनकी डाइट में क्या होता है, बहुत ही कॉमन है। एनिमल रेड एट होम और फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। यानी कि क्या किया जाता है, कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनको फार्म हाउस में, घरों में पाला भी जाता है। किस लिए पाला जाता है, फूड के लिए, ठीक है, मिल्क के लिए या दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए भी पाल सकते हैं। When it is done on a large scale, that it is called animal husbandry। जब इनका ये पालना, ठीक है ना, यानी कि जो भी ये एनिमल्स वगैरह जो हैं इनको बहुत बड़े लेवल पर इनको ग्रो करवाना, इनको पालना, शेल्टर के लिए, फूड के लिए, केयर के लिए, किसी भी तरह के लिए, प्रोडक्शन के लिए, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक फार्म हाउस है, उसके अंदर बहुत सारे काउज, शिप्स, ठीक है, और डक्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा देखा जाए तो और दूसरे हॉर्सेस हैं, तो बड़े लेवल पर हम उन चीजों को पाल रहे हैं तो हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं उस चीज को, ठीक है। यहाँ पर ये जो चैप्टर नंबर 1 है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।